प्यारे छात्रों, आज हम सभी कक्षा 10 के हिंदी से दूसरी कहानी अर्थात 20 के दांत के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन को देखे थे। आज के वीडियो में 20 के दांत, जिसका रचयिता नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, इसको देखेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग नलिन विलोचन शर्मा जी के जीवनी को देखते हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं। नलिन विलोचन शर्मा, इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बद्दर घाट में हुआ था। जीवनी को काफ़ी ध्यान से सुनेंगे, इससे क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, हर चैप्टर के जीवनी से। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे, यानी कि जन्म से वे भोजपुरी भाषा को बोलते थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी कि बड़े बेटे थे। तो इससे एक प्रश्न बनता है कि नलिन विलोचन शर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था? तो महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। माता का नाम रत्नावली शर्मा था, रत्नावती शर्मा। उनके व्यक्तित्व निर्माण में माता के पांडित्य के साथ साथ उनकी माता पिता के पांडित्य के साथ साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका है। उनके पिताजी एक बहुत बड़े विद्वान थे और माता पिता का संस्कार बच्चों में आता है, ऐसा इनमें देखा है। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और फिर बाद में पटना विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे, यानी कि रांची, आरा और पटना, इन 3 यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। सन 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और मृत्यु पर्यंत यानी 12 सितंबर 1961 तक इस पद पे बने रहे। हिंदी कविता के प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। कौन कौन रचनाएं हैं? इससे प्रश्न भी उठाता है कि इसमें से नलिन विलोचन शर्मा जी की रचनाएं कौन? इस पर क्वेश्चन पूछता है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ में 20 के दांत जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ, मतलब छोटा छोटा कहानी के रूप में 17 कहानी दिया गया है। कहानी संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपद्य और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ। इस तरह से इनके बहुत सारे किताब हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा जी की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए, यानी कि मानसिक प्रभाव डालने वाला इनका कविता कहानी देखने को मिलता है। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे, आधुनिक तरीके से ये आलोचना किया करते थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक, यानी कि एक कसी हुई लेख लिखने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। कहाँ से लिया गया है? 20 के दांत और अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। मिडिल क्लास के फैमिली में कैसे वहाँ पर भेदभाव होता है, इसको बताया गया है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक ओर सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेदपोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर लाल जैसे नौकरी पेशा करने वाले एक
निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने जीवन को बहादुरी के साथ जी रहा है। सेन साहब क्या है, पैसे वाले हैं, अमीर व्यक्ति है, उनका जीवन शैली कुछ अलग ढंग का है। वहाँ पर लिंग भेद है, बेटा बेटी में भेदभाव कर रहे हैं, वहाँ पर दिखावा कर रहे हैं, बेटा को अधिक महत्व दे रहे हैं। जबकि दूसरी ओर एक गिरधर लाल नाम के व्यक्ति है जो उन्हीं के कंपनी में, उन्हीं के फैक्ट्री में एक साधारण किरानी का काम करता है। वह अपने जीवन को गरीबी में जीते हुए भी बड़ी ही बहादुरी के साथ, साहस के साथ जी रहा है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ के छाये में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों से उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वाणी पेश करती है। समाज में क्या लिंग भेद है, क्या वहाँ पर भेदभाव उत्पन्न होता है, स्वार्थ की भावना में लोग कैसे बह जाते हैं, पुत्र प्रेम में कैसे लोग अंधे हो जाते हैं, इन सभी चीज़ों को इस कहानी में बताया गया। तो आइए हम सभी विश्व के साथ कहानी के बारे में जानते हैं। सेन साहब की एक कहानी है। एक सेठ जी है जो नई नई गाड़ी खरीद कर लाए हैं। वह गाड़ी 7,000 रुपये में लाए हैं। 7,000 उस समय बहुत मूल्य हुआ करता था। अभी के समय में 7 लाख भी कहेंगे तो कम हो जाएगा, शायद उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। तो 7,000 की गाड़ी है जो बिल्कुल काली रंग की है, एकदम चमचमा रही है। कोई भी व्यक्ति उसके सामने खड़ा हो तो अपना फेस देख सकता है, ऐसी गाड़ी। सेन साहब अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने नौकर को, सबको संकेत किए हुए हैं कोई भी गाड़ी को छू न पाए। उनको बहुत नाज है, उनको बहुत अंदर से खुशी है कि मेरे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है। खुशी होता भी है, कोई भी आदमी अच्छा खरीदता है। इसी क्रम में सेन साहब के परिवार में 5 लड़की हैं। 5 लड़की का नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। पांचों जो लड़की है वह क्या है, जीती जागती तमीज और तहजीब की मूरत है। बहुत अनुशासित, बहुत ही सभ्य, बहुत ही कुशलता पूर्वक हर कार्य को करती है। खेलती कूदती भी है तो केवल इसलिए क्योंकि उनके पिताजी ने यह बताया है खेलना सेहत के लिए लाभदायक है। दौड़ती है, हंसती है, सब एक लिमिट में। गांव समाज के सभी लोग उदाहरण देते हैं अपने बच्चों को कि बनना है तो कैसा बनो, सेन साहब की बेटी की जैसा बनो। और इस बात पर सेन साहब को गर्व भी है कि मेरी बेटी क्या है, कठपुतली है, जैसे हम घुमाते हैं वैसे घूमती है। लेकिन एक और लड़का है, 5 लड़कियों का अतिरिक्त जो लड़का है वह इन 5 से बिल्कुल अलग है। वह क्या है, जीवन के नियम का अपवाद है। जो कुछ नहीं करना चाहिए वही वह लड़का करता है और जो करना चाहिए वह नहीं करता है, बिल्कुल उल्टा। उसका चाल ढाल सब अलग है। इसी क्रम में सेन साहब के दरवाजे पर कुछ गेस्ट आते हैं। जब गेस्ट उनके दरवाजे पर आते हैं, बैठते हैं, वहाँ पर बातचीत चल रहा होता है। सेन साहब सभी लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और इसी क्रम में कोई विषय का अभाव हो गया तो लोगों ने पूछा कि किसका बेटा क्या करेगा, क्या बनेगा। एक व्यक्ति जो वहाँ पर आए थे वे साधारण हैसियत के व्यक्ति थे, कम पैसे वाले व्यक्ति थे और एक पत्रकार का काम करते थे। उनका छोटा सा बच्चा था जो खोखा से भी छोटा था। तो कुछ लोगों ने कहा कि बच्चा तो स्कूल जाता ही होगा, बड़ा होनहार, बड़ा समझदार लग रहा है। वो पत्रकार महोदय जब तक कुछ बोलते के बीच में सेन साहब बोलने लगे कि मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। उनका क्या एम है कि मेरा बेटा क्या बने, इंजीनियर बने। फिर लोगों ने प्रश्न किया पत्रकार महोदय से कि आप बताइए कि आपसे मैंने प्रश्न किया था कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ता है कि नहीं। पत्रकार महोदय ने बोला कि मेरा बच्चा कुछ करे ना करे, मेरा बच्चा कुछ बने ना बने, लेकिन जेंटलमैन जरूर बने, एक नेक इंसान जरूर बने और सब कुछ उसे बनने की पूरी आज़ादी होगी। जब नेक इंसान बन जाएगा तो जीवन उसका आसान हो जाएगा, अच्छे दिशा में जाएगा। और जीवन अगर इंसानियत पर नहीं चलेगा तो सब कुछ किया दिया बेकार हो जाएगा। ठीक है, नेक इंसान होता है तो एक किसान भी, एक रिक्शा चालक भी अपने जीवन को बहादुरी से, शान से जीता है। चोर बेईमान होता है तो मुख्यमंत्री भी होकर के उसको जेल में रहना पड़ता है, राष्ट्रपति भी होकर के फांसी पर लटकना पड़ता है।
तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, नेक बनने का प्रयास करना चाहिए। इस जवाब को सुनकर के सेन साहब ऐंठ कर रह गए कि अरे तो मेरे बात को यह काट दिया, मेरे बात को उल्टा जवाब दे दिया। फिर जब गेस्ट लोग जाने लगे तो बाहर देखता है एक आदमी, गेट अपना खोला तो देखता है कि चक्का अंदर फंसा हुआ है, उनकी गाड़ी में हवा नहीं। रुक गए, वह पत्रकार महोदय चले गए, कुछ लोग चले गए। फिर पिछले चक्के में देखता है तो उधर भी हवा नहीं है। सेन साहब आते हैं, बोलते हैं कि ड्राइवर को अपना बोलते हैं कि लगता है कि कासू इसको हवा निकाल दिया है। हंसते हुए बोलते हैं, उसी का काम पड़ता है, कोई बात नहीं है, हवा कस दो ड्राइवर, हवा कसा के वो व्यक्ति अपने चले गए। इसी बीच देखते हैं सेन साहब की जो नई चमचमाती गाड़ी है, उस गाड़ी का बैक लाइट जो था, उस शीशा को पूरा फोड़ के चकनाचूर वह खोखा कर दिया। खोखा का मतलब बेटा, खोखी का मतलब बेटी, हमेशा याद रखेगा। पूरा फूट गया। सेन साहब वहां पर हंसते हुए बोलते हैं कि मेरा बेटा बहुत बदमाश, बहुत दिलचस्प हो गया है, बहुत शरारती हो गया है, यह आगे चल के इंजीनियर बनना चाहता है और इसको अभी से इससे कल पुर्जे में इतना दिलचस्पी है, यह देखना चाहता है कि इसके अंदर क्या है, इस बत्ती के भीतर क्या है। यह भाव वहां पर दिखाते हैं। अपना बेटा कितना भी बदमाशी कर रहा है, कोई दिक्कत की बात, वह इंजीनियर बनना चाहता है। जबकि इसी क्रम में उनके फैक्ट्री का एक किरानी है जिसका नाम है गिरधर, उसका बेटा मदन, वह गाड़ी के सामने आ जाता है और वहां पर उसको थोड़ा सा छू देता है, केवल उसमें अपना चेहरा देखता है। ड्राइवर उसको धक्का मार के गिरा देता है। उस मदन के पैर के घुटने से, हाथ के घुटने से सबसे खून आने लगता है क्योंकि वह फूट चुका था। मदन की माँ आती है, ड्राइवर को बोलती है, तो उसके बाद ड्राइवर को लग जाता है क्योंकि वह सेठ जी का ड्राइवर था, वह बड़े उद्योगपति का ड्राइवर था। वो एक बड़े व्यक्ति का ड्राइवर एक किरानी के बेटा को मार दिया, पैर फूट गया, कौन सा बराबर। बड़ा आदमी के साथ जो रहता है, नौकर चाकर भी उनके यहाँ का जो होता है, उनका ड्राइवर जो होता है, वो भी अपने आप को बड़ा समझता है। तो इस तरह से वहां पर सेन साहब पहुंचते हैं। सेन साहब जब पहुंचते हैं तो सेन साहब ने कहा मदन की माँ, इसे यहाँ से ले जाओ। ऐसे ही लड़के बदमाश हो जाते हैं आगे चल के, आगे से ऐसा गलती ना करें। लेके चले गए। उसके बाद गिरधर को बुला करके सेन साहब बहुत समझाते हैं, डांटते हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत बिगड़ गया है, गाड़ी को छू रहा था, उसके बाद ड्राइवर से बदतमीजी कर रहा था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा, डाकू, बदमाश बनते। केवल गाड़ी छू रहा था तो क्या बन रहा था, चोर, गुंडा, डाकू, बदमाश बन रहा था। और जो लड़का अपने गेस्ट का हवा खोल रहा है, गाड़ी का बैकलाइट फोड़ रहा है, जो डैमेज पहुंचा रहा है, वो लड़का क्या बनेगा, इंजीनियर बनना चाहता है। कि कैसा यह अंधविश्वास है, कैसा यह मोह है। और उनके बेटी लोग जो है, उसके लिए घर में अलग पढ़ाई है, अलग खाना है उसके लिए सरकारी विद्यालय की शिक्षा, उसके लिए एक साधारण विद्यालय की शिक्षा, और उनका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ रहा है। तो इस तरह का सिस्टम सेन साहब लिंग भेद भी कर रहे हैं, बेटा बेटी में भेदभाव, गरीबी अमीरी में भेदभाव। अपना बेटा है वह क्या है, नाउम्मीद बुढ़ापे का, वह एक आंखों का तारा है, कोई उम्मीद उससे नहीं है, फिर भी उससे बहुत मोह है उसको। और जो लड़का एक गरीब का लड़का है, सभ्य भी है, तो वह क्या बन जाएगा, चोर, डाकू, गुंडे बन जाएगा। इसी क्रम में आगे जाकर के जब गिरधर अपने बेटे को खूब पिटाई करता है, सेन साहब बड़ी समझदारी से अपने पत्नी को बोलते हैं कि गिरधर बहुत समझदार आदमी है, अपना बेटा को बहुत अच्छा इलाज कर रहा है। उसकी पत्नी जो है, मदन की माँ जो है, वही मदन को बहका दी है। गिरधर अगर ऐसा कराई करते रहा तो शायद उसका बेटा सुधर जाएगा। अगले दिन एक नया मामला हो गया। मदन जो था वह गली से बाहर निकल करके आवारा गर्द, जो बिना गार्जियन के लड़का होता है, जिसको कोई खोजने वाला नहीं होता, उसके साथ खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था। धीरे से इसी बीच में क्या हुआ कि कासू बाबू जो थे, जो खोखा थे, जो उद्योगपति के सेठ जी के बेटा थे, वह भी चला गया और जाकर बोलता है कि मुझे भी लट्टू दो, हम भी खेलेगा। मदन बोलता है कि तेरे पास लट्टू है, कितना चाहेगा, जा अपने पापा के मोटर में बैठ, बड़ा गाड़ी वाला बनता है।
मदन के बात को सुनकर कासू को गुस्सा आया, मदन को 2 फैट दे दिया, क्योंकि वह इसी उम्र में बहन को मारता था, नौकर को मारता था, सबको मारने का आदत उसको पकड़ा गया। जब मार दिया तो चोर गुंडा डाकू जब बनवे करेगा मदन तो छोड़ेगा कहे भाई, भाग के लगा उसको भी पीट दिया और मार करके उसको 2 दांत तोड़ डाले। 2 जैसे ही दांत टूट गया वहां पर सभी बच्चे तितर बितर हो गए। वहां से कासू अपने घर आता है। उसके बाद में गिरधर को फिर बुलवाते हैं सेठ जी और कहते हैं कल कंपनी से अपना ऑफिस पर आकर के कुछ पैसा ले लेना और कल तुम रूम खाली करके चले जाना। चले जाने का संकेत करते हैं। फिर गिरधर अपने घर पे आते हैं। गिरधर जब आते हैं मदन को डर लगता है कि मेरे पिताजी को आज जरूर पूछेंगे, क्योंकि मालिक के बेटा कौन थे। धीरे 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 घर में घुसता है और घर में घुसने के बाद में उसके पिता उसको लेकर के गोद में उठाते हैं, खूब प्यार स्नेह देते हैं और मदन आश्चर्यचकित हो जाता है कि मेरे पापा ऐसा प्यार कभी नहीं किया, क्यों कर रहे हैं। उसके पिताजी बोलते हैं कि शाबाश बेटा, मैं हमेशा नौकरी करते रहा, उसका जी हजूरी करते रहा, उसका गुलामी करते रहा, कभी उसके सामने बोलने का हिम्मत नहीं हुआ। तूने खोखा के तो 2 दांत तोड़ डाले। जिस प्रकार से कोई विषैला सांप होता है और उस विषैले सांप के जब दांत को तोड़ दिया जाता है तो उसका विष नहीं लगता और सांप नहीं जाता है, फुफकार नहीं भरता है, किसी को डसता नहीं है। उसी प्रकार से वह जो कासू था उसका कभी पिटाई नहीं हुआ था। मार क्या होता है इसका मतलब नहीं समझ में आया था। कोई डांटा नहीं था, कोई कुछ बोला नहीं था। वो समझता था कि हम दुनिया में सबसे बड़ा शेर है, सबसे बड़ा खतरनाक है। और मदन जब उसको मार करके उसके दांत जब तोड़ डाले वह शांत हो गया। उसके जहरीले दांत जैसे मानो टूट गया और उसका जहरीला दांत टूटने के बाद वह भी शांत हो गया। और इधर क्या बताना संदेश देना चाहा वह मदन कि केवल रोब दिखाना, केवल पैसा वाला हो जाना यह दुनिया में सब कुछ नहीं है, बल्कि अनुशासन, सभ्यता, एक चरित्रवान बन करके अपने से बड़ों का आदर कैसे किया जाता है, किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, छोटों के साथ कैसा किया जाता है, यह संदेश उस दांत तोड़ने के साथ साथ मदन ने कासू को और उसके पिता सेन साहब को दे डाला। तो यही इस कहानी का सारांश है, इस कहानी का निष्कर्ष है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझने में कोई कठिनाई न हो। इसका प्रश्न उत्तर लेकर के फिर आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।